ओके, एक और क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे आपके पास बट आ गया, बट से पहले आपके पास कंप्लीट सेंटेंस। तो यानी कि बट के बाद आपके पास क्या होगा? कंप्लीट सेंटेंस हो सकता है या फिर कुछ होगा जो पैरेलल होगा। क्या हो सकता है? कुछ वर्ब हो सकता है या फिर कुछ प्रेपोजिशनल फ्रेज होगा तो इसके पैरेलल होगा, कुछ वर्ब होगा तो इसके पैरेलल होगा। जब आप आगे गए तो आपने देखा कि यहाँ पे भी आपके पास कंप्लीट सेंटेंस है। आपको किस तरह पता चला? यहाँ पे आपके पास सब्जेक्ट आ गया, यहाँ पे आपके पास वर्ब आ गया। ओके, तो यहाँ पे कुछ आपको लग नहीं रहा। यहाँ पे अगर आप थोड़ा क्लोजली इसको नोटिस करो तो यहाँ पे आपके पास सेंटेंस यहाँ तक आपके पास कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पे भी आपके पास सेंटेंस सेल्स ऑफ वाइन्स डिक्लाइंड, डिक्लाइंड के बाद आपके पास ये मॉडिफायर है। ये मॉडिफायर किसको बता रहा है? टाइम को बता रहा है। डिक्लाइंड व्हेन इन द लेट 1980s। तो यहाँ तक आपके पास सेंटेंस कंप्लीट था। उसके बाद एक मॉडिफायर था जो कि टाइम के बारे में आपको कुछ बता रहा था। तो यहाँ पे भी आपके पास यहाँ तक सेंटेंस आपके पास कंप्लीट हो गया। उसके बाद आपको यहाँ पे टाइम के बारे में बता रहा है। बट का मतलब पैरेललिज्म होगा, जो आपका लेफ्ट हैंड साइड पे हो, राइट हैंड साइड पे होगा, वहाँ से आपका लेफ्ट हैंड साइड में पैरेललिज्म स्टार्ट होगा। राइट हैंड साइड में आपके पास कंप्लीट सेंटेंस, तो लेफ्ट हैंड साइड में भी आपके पास कंप्लीट सेंटेंस। लेफ्ट हैंड साइड में कंप्लीट सेंटेंस का आपका फॉर्मेट किस तरह का है? आपके पास कंप्लीट सेंटेंस है, उसके बाद आपके पास प्रेपोजिशनल फ्रेज है, वो प्रेपोजिशनल फ्रेज टाइम को बता रहा है। लेफ्ट हैंड साइड में भी आपके पास ये हो रहा है कि आपके पास कंप्लीट सेंटेंस आ गया, उसके बाद कुछ आपको टाइम का जिक्र हो रहा है, आफ्टर द 1991 रिपोर्ट। ओके, यहाँ पे भी आपके पास टाइम और यहाँ पे भी आपके पास कंप्लीट सेंटेंस के बाद टाइम, और ये सारा फिर मॉडिफायर है। दे बिगेन टू ग्रो अगेन व्हेन आफ्टर द 1991 रिपोर्ट। विच रिपोर्ट? द वन दैट लिंक मॉडरेट कंजम्पशन ऑफ एल्कोहल एंड पर्टिकुलरली ऑफ रेड वाइन विद अ रिड्यूस्ड रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज। ओके, ये आपके पास मॉडिफायर आफ्टर द 1991 रिपोर्ट और विच रिपोर्ट, और ये सारा फिर रिपोर्ट को मॉडिफाई कर रहा है। तो कुछ इस तरह का चल रहा है। अब आप ये देखो कि आपको कुछ लग नहीं रहा कि यहाँ पे प्रॉब्लम है। आपके पास सब्जेक्ट ये सेल्स था, उसके बाद बट के बाद आपके पास सब्जेक्ट आया, तो इसका डिफ़ॉल्ट रेफरेंट क्या बनता है? इसका डिफ़ॉल्ट रेफरेंट सेल्स बनता है, सेल्स ऑफ वाइन्स। सेल्स बनता है या सेल्स ऑफ वाइन्स वाइन्स बनता है? दे रेफरेंट की तरफ पॉइंट करता है। रेफरेंट जो होता है, जो इसका एंटीसीडेंट होगा वो नाउन होगा। नाउन के साथ जितने भी एडजेक्टिवियल मॉडिफायर्स अटैच होते हैं वो सारे यहाँ पे आ जाएंगे। तो कौन कौन से एडजेक्टिवियल मॉडिफायर्स अटैच हैं यहाँ पे? ऑफ वाइन्स, सेल्स, विच सेल्स द वन ऑफ वाइन्स। तो ये प्रेपोजिशनल फ्रेज है। प्रेपोजिशनल फ्रेज एडवर्ब की तरह भी बिहेव कर सकते हैं, एडजेक्टिव की तरह भी बिहेव कर सकते हैं। यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह बिहेव कर रहा है और सेल्स को मॉडिफाई कर रहा है। तो अगर एडजेक्टिव की तरह बिहेव कर रहा है तो दे का जो एंटीसीडेंट है उसमें ये इंक्लूड होगा। हाँ, एडजेक्टिवियल मॉडिफायर सब्जेक्ट के इसके एंटीसीडेंट के, दे के एंटीसीडेंट के, दे का जो एंटीसीडेंट नाउन है उसमें जितने भी एडजेक्टिवियल मॉडिफायर्स हैं वो सारे यहाँ पे आ जाएंगे। प्रोनाउन में आपने देखना क्या होता है? प्रोनाउन में आपने देखना ये होता है कि प्रोनाउन का नंबर, प्रोनाउन एग्जिस्ट कर रहा है, प्रोनाउन का एंटीसीडेंट नाउन एग्जिस्ट कर रहा है। एग्जिस्टेंस देखनी होती है आपने सबसे पहले। दूसरे नंबर पे आपने ये देखना होता है कि वो इन नंबर एग्री कर है। आपके पास अगर यहाँ पे प्लूरल, तो इसका जो आप एंटीसीडेंट ले रहे हो वो भी प्लूरल है, प्लूरल है वो भी। फिर तीसरा आपने ये देखना होता है कि वो सारे एडजेक्टिवियल मॉडिफायर्स के साथ यहाँ पे आप उसको प्लेस करोगे, उसके बाद इट शुड मेक सेंस। इसके साथ सारे एडजेक्टिवियल मॉडिफायर्स कौन से आ रहे हैं सेल्स के साथ? ये वाला ऑफ वाइन्स, ये भी आ रहा है, सेल्स ऑफ वाइन्स पूरा आ रहा है यहाँ पे। आपके पास इन द लेट 1980s आ रहा है? नहीं, इन द लेट 1980s आपके पास नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? एक तो ये कि उसकी पोजीशन इस तरफ है। अगर आपके पास इसकी पोजीशन शुरू में होती तो फिर आता, अगर सेल्स ऑफ वाइन से पहले होती तो फिर भी ना आता, दे के एंटीसीडेंट में ये इंक्लूड ना होता। क्यों ना होता? क्योंकि ये आपके पास एडवर्बियल है। सेल्स ऑफ वाइन्स डिक्लाइंड व्हेन इन द लेट 1980s। अगर एडवर्बियल है तो दे इसकी तरफ पॉइंट नहीं करेगा, इवन दो अगर इसकी पोजीशन आपके पास सेंटेंस के शुरू में भी होती। ओके, तो यहाँ पे प्रोनाउन का तो कुछ इशू नहीं, और यहाँ पे कुछ लग भी नहीं रहा। क्यों नहीं लग रहा? एक तो आप ये देख लो कि पैरेललिज्म आपको बहुत ज़बरदस्त है। आपके पास कंप्लीट सेंटेंस, उसके बाद आपके पास टाइम का कुछ मॉडिफाई लग गया, और आपके पास यहाँ पे भी कंप्लीट सेंटेंस, उसके बाद आपके पास टाइम का कुछ मॉडिफाई लग गया, और फिर ये सारा मॉडिफाई रिपोर्ट को मॉडिफाई कर रहा है। ओके, नंबर वन ये। नंबर टू ये कि आप देखो फिर अगर आपको कुछ इसमें लगा नहीं, कि इसमें कुछ प्रॉब्लम लगी नहीं, तो फिर आप यू शुड कीप इट।
आप इसको रखोगे, फिर बी में देखो कि आपको कुछ प्रॉब्लम लग रही है। बी में अब आप ये देखो कि यहाँ पे जो आपके पास टाइम का मॉडिफायर था, ये आपके पास ए में एंड में था। आपके पास बट से पहले जो कंप्लीट सेंटेंस है वहाँ पे भी आपके पास एंड में था। बी में क्या हुआ है, बी में आपके पास शुरू में कर दिया उसने। नंबर वन, एक ये प्रॉब्लम। पैरेललिज्म है तो आप जितना इसको पैरेलल रख सकते हो उतना पैरेलल रखो, स्टाइलिस्टिकली बेटर है ये। तो आपके पास ए में पैरेलल उतना ही था जितना कि आपके पास बट से पहले पैरेलल था। जिस तरह टाइम मॉडिफायर एंड में आया तो ए में भी आपके पास टाइम मॉडिफायर एंड में आ रहा था। बी में टाइम मॉडिफायर शुरू में ले आया। ओके, यहाँ पे भी आपको थोड़ा सा सस्पिशियस हो जाना चाहिए कि इसके चांसेस, इस वाली आंसर चॉइस के चांसेस कम हो गए। एक तो वजह ये कि पैरेललिज्म का थोड़ा सा यहाँ पे आपको स्टाइलिस्टिकली, अगर ग्रामेटिकली अगर नहीं भी तो स्टाइलिस्टिकली यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है। नंबर वन, क्योंकि बट का मतलब स्ट्रॉन्ग पैरेललिज्म, टाइम मॉडिफायर है, यहाँ पे एंड में था तो यहाँ पे भी आपके पास एंड। लेकिन पैरेललिज्म यहाँ पे किसका और है, पैरेललिज्म दो सेंटेंसेस का और है। इंडिपेंडेंट क्लॉज ही कंप्लीट सेंटेंस, बट उसके बाद इंडिपेंडेंट क्लॉज। अगर यहाँ पे इंडिपेंडेंट क्लॉज के जो एलिमेंट्स हैं वो जिस तरह प्लेस हुए हुए हैं, अगर आप बट के बाद भी उसी तरह प्लेस कर दो, इवन दो कि आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज का पैरेललिज्म यहाँ पे भी बी में भी सेटिस्फाई हो रहा है और ए में भी सेटिस्फाई हो रहा है, लेकिन अगर जितने आप एलिमेंट्स को पैरेलल कर सको उतना ही अच्छा, स्टाइलिस्टिकली बहुत बेहतर राइटिंग होती है ये। तो आपके पास ए में आपने देखा उस तरह था, बी में आपके पास टाइम को पहले ले आया, तो यहाँ पे आपको सस्पिशियस हो जाना चाहिए। पैरेललिज्म क्योंकि जितना आप रख सको उतना अच्छा, स्टाइलिस्टिकली बेटर है, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सस्पिशियस हो जाना चाहिए। अगर आप इसको इस तरीके से भी देख सकते हो, स्टाइल का ये बहुत मेजर एरर है। स्टाइलिस्टिकली बहुत बेहतर ऑप्शन ए आपको लग रही है। जब आप ए में इस तरह लिख सकते हो तो बी में आपने इस तरह क्यों लिखा, क्यों? एक मिनट, इसको दोबारा से देखते हैं। आप यहाँ पे देखो, एडवर्ब जो है, टाइम मॉडिफायर्स एडवर्बियल होते हैं, एडवर्ब होते हैं। एडवर्ब क्या करते हैं, क्लॉज को मॉडिफाई करते हैं। क्लॉज में कुछ एक्शन होगा, बिगिन। ओके, बिगिन एक्शन। अगर आपके पास सेंटेंस में एक एक्शन, तो आप टाइम मॉडिफायर को, एडवर्ब को शुरू में लिख लो या बाद में लिख लो, वो इसी को मॉडिफाई कर रहा होगा। ओके, अगर आपके पास एक एक्शन है। अगर आपके पास दो एक्शन हो गए और एडवर्ब आपने यहाँ पे प्लेस किया तो वो फिर इसको मॉडिफाई कर रहा है, इसको मॉडिफाई नहीं कर रहा। और अगर आपने एडवर्ब यहाँ पे प्लेस कर दिया तो फिर वो इसको मॉडिफाई कर रहा होगा, इसको मॉडिफाई नहीं कर रहा होगा। लेकिन यहाँ पे तो आपके पास एक ही एक्शन है, यहाँ पे आपके पास बिगिन एक ही एक्शन है, तो आप शुरू में टाइम मॉडिफायर को प्लेस कर दो जो कि एडवर्ब की तरह बिहेव कर रहा है, या फिर आप आखिर में प्लेस कर दो। पोजीशन का फ़र्क ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पड़ेगा। जब ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पड़ेगा तो स्टाइलिस्टिकली बेटर है कि आप उसको बाद में लिख दो। बाद में आप क्यों लिख दो, क्योंकि आपके पास पहले वाले पार्ट में ये बाद में लिखा हुआ है। टाइम को जो बता रहा है आपका प्रेपोजिशनल फ्रेज, वो बाद में लिखा हुआ है, और बी में, ए में भी उसने इसी तरह रखा हुआ है इसको। तो आपको क्या वजह थी कि आप इसको पहले लिखो? जब आपके पास एक्शन भी एक है मॉडिफाई करने के लिए, आप बाद में भी उसको लिख सकते हो, तो आपने पहले क्यों लिखा? आप इसको इस तरीके से देख सकते हो। लेकिन ये आपके पास स्टाइल का इशू। स्टाइल से पहले आपके पास कुछ आता है, स्टाइल से पहले आपके पास ग्रामर और मीनिंग आता है। ओके, लेकिन स्टाइल के इश्यूज जो होते हैं वो बहुत एविडेंट हो जाते हैं, बहुत आपको सामने पड़े हुए नज़र आ जाते हैं। तो यहाँ पे ये आपको सामने पड़ा हुआ नज़र आ गया। और देखते हैं कि और इसमें क्या प्रॉब्लम है। ओके, और इसमें ये प्रॉब्लम कि अगर इनिशियल मॉडिफायर आपका यहाँ पे लिखा हुआ है और आपके पास उसके बाद कंप्लीट सेंटेंस है, अगर ये इनिशियल मॉडिफायर आपको फ़र्क नहीं पड़ता कि आप इसको इनिशियल रखो या फिर आप उसको कंप्लीट सेंटेंस के बाद लिखो, अगर आपको फ़र्क नहीं पड़ता ग्रामर में भी और मीनिंग में भी, माइंड यू यहाँ पे मैं ग्रामर कह रहा हूँ, ग्रामर में भी और मीनिंग में भी, अगर आपको इनिशियल मॉडिफायर की प्लेसमेंट की प्रॉब्लम नहीं है और इनिशियल मॉडिफायर काफ़ी बड़ा है, यहाँ पे आप देख लो कि यहाँ पे ये सारा इनिशियल मॉडिफायर है। अगर इतना बड़ा आपके पास इनिशियल मॉडिफायर, इसकी लेंथ बहुत बड़ी है, आपके पास जो सेंटेंस है उससे भी बड़ी है। और नंबर टू कि अगर इसका प्रॉब्लम नहीं है कि आप इसको कंप्लीट सेंटेंस से पहले भी लिख दो तो वही ग्रामर भी वही है और मीनिंग भी वही, या फिर कंप्लीट सेंटेंस के बाद लिख दो,
मॉडिफायर को, फिर ये इनिशियल मॉडिफायर को आपने लिख दिया, फिर यहाँ पे इनिशियल मॉडिफायर नहीं होगा, ये मॉडिफायर होगा, लेकिन आपने इनिशियल मॉडिफायर को उठा के कंप्लीट सेंटेंस के बाद लिख दिया। ग्रामर भी उसकी वही, मीनिंग भी उसका वही, कोई फ़र्क नहीं पा रहा। तो स्टाइलिस्टिकली अगेन बहुत बेहतर है कि इनिशियल मॉडिफायर की लेंथ इतनी बड़ी है तो आप उसको कंप्लीट सेंटेंस के बाद लिखो, जिस तरह के ए में लिखा हुआ था। ये सारा इतना बड़ा आपके पास मॉडिफायर था। स्टाइलिस्टिकली बेटर होता है कि अगर मॉडिफायर की लेंथ बहुत बड़ी, आप उसको इनिशियल मॉडिफायर भी लिख सकते हो और आप उसको कंप्लीट सेंटेंस के बाद भी लिख सकते हो, वो वाला मॉडिफायर जो एंड में आ जाए आपके, और ना ही वो आपकी ग्रामर को अफेक्ट कर रहा है ना ही आपकी मीनिंग को अफेक्ट कर रहा है। तो ज़्यादा बेहतर है कि आप उसको सेंटेंस के बाद लिखो इतने बड़े मॉडिफायर को। तो यहाँ पे भी आपके पास स्टाइल की एक और मेजर प्रॉब्लम, तो इसके चांसेस और कम हो गए। ये चीज़ आपने कहीं और देखी है? आपने ये चीज़ एब्सोल्यूट मॉडिफायर्स में भी देखी थी। एब्सोल्यूट फ्रेजेस अगर बड़े होते थे तो हम लोग बेहतर ये होता था कि आप उनको एंड मॉडिफायर यूज़ करो। अगर उनकी लेंथ कम होती थी एब्सोल्यूट मॉडिफायर्स की, तो आप उनको, इनिशियल मॉडिफायर्स की लेंथ कम, तो आप उनको कंप्लीट सेंटेंस से पहले लिख दो। तो यहाँ पे इतनी बड़ी इसकी लेंथ है तो स्टाइलिस्टिकली बेटर आप उसको बाद में लिखो। ए में उसी तरह लिखा हुआ है, तो फिर आपको यहाँ पे क्यों लिखना? ओके ये भी, लेकिन आपके पास क्या प्रॉब्लम है? ये वाली प्रॉब्लम भी आपके पास स्टाइल की है। इसमें मीनिंग भी वही कम्युनिकेट हो रहा है, ग्रामर भी वही कम्युनिकेट हो रही है, स्टाइल का एक बहुत मेजर इशू है। लेकिन अगेन ये स्टाइल का इशू है, तो हम लोग कुछ ग्रामर का मीनिंग देखते हैं इसमें, और हम लोग इसमें कुछ मीनिंग का अगर प्रॉब्लम हो तो वो देखते हैं, उस पर अपनी जजमेंट को बेस करते हैं। लेकिन अगर आपको यहाँ, अगर ये जीमर सेंटेंस करेक्शन अगर टेस्ट में आपको आ जाए तो आप इसमें अपना डिसीजन ले सकते हो, सेफ डिसीजन है। लेकिन अभी जब प्रेपरेशन आप कर रहे हो तो फिर ग्रामर और मीनिंग का कुछ देखते हैं इसमें। ओके अब यहाँ पे ये देखो कि आपके पास आंसर चॉइसेस किस तरह डिफरेंस क्या होते हैं उनमें, या फिर आपके आंसर चॉइसेस अपनी पोजीशन को चेंज करते हैं। यहाँ पे पोजीशन को चेंज किया, या फिर और यहाँ पे मॉडिफायर ने अपनी पोजीशन को चेंज किया, या फिर उनमें वर्ड्स चेंज हो जाते हैं। वर्ड्स चेंज होते हैं तो आप देखो कुछ इसमें आपको लग रहा है जल्दी से, अगर आप देखो कि वर्ड्स कुछ चेंज हुए हैं। आप यहाँ पे देखो आपके पास एंड था, एंड का मतलब स्ट्रॉन्ग पैरेललिज्म होगा आपका। ये आपके पास क्या आया? पर्टिकुलरली आपके पास एडवर्ब है। पर्टिकुलरली अगर आपके पास एडवर्ब है तो ग्रामर को एडवर्ब्स अफेक्ट करते हैं, ग्रामर को एडवर्ब्स अफेक्ट नहीं करते। तो पैरेललिज्म में क्या होता है? पैरेललिज्म में आपके पास एक स्ट्रक्चर होता है, एक आपके पास लॉजिक होता है। स्ट्रक्चर जो होता है वो आपके पास ग्रामर का इशू होता है, लॉजिक जो होता है वो मीनिंग को इम्पैक्ट करता है, मीनिंग का इशू होता है। तो यहाँ पे एडवर्ब ग्रामर के लिए आप इसको ओमिट कर सकते हो। तो लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास कुछ ऑफ का पैरेलल है, आपके पास ये है पैरेलल, कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल। एंड पर्टिकुलरली मीनिंग को अफेक्ट करेगा, लेकिन आपके पास स्ट्रक्चर आ रहा है, ऑफ आ रहा है, कुछ प्रेपोजिशन आ रही है जिसके आप पैरेलल कर सको। आपके पास यहाँ पे पैरेललिज्म है। यहाँ पे डिफरेंस ए और बी में क्या होगा? आप याद यहाँ पे देखो कि एंड यहाँ पे ओमिट हो गया। आंसर चॉइसेस किस तरह डिफरेंस उनमें क्या होता है, किस तरह डिफ्रेंशिएट करती हैं आपस में? वर्ड्स की पोजीशन चेंज हो जाती है, यहाँ पे पोजीशन चेंज हुई हमने देखा। वर्ड्स ओमिट हो जाते हैं, तो यहाँ पे आपके पास वर्ड ओमिट हो गया। वर्ड्स अपनी अपनी अपीयरेंस को चेंज करते हैं। जिस तरह अगर आपके पास एक वर्ब लिखा हुआ है तो अगले सेंटेंस में क्या बता, वो वर्ब नाउन बन जाए, जिस तरह ग्रू से ग्रोथ हो जाए। तो इस तरह भी आंसर चॉइसेस डिफरेंस होता है। और फिर क्या होता है, न्यू वर्ड्स आते हैं कभी कभी, तो रिडंडेंसी भी आपके पास आ जाती है। इस तरह आंसर चॉइसेस आपकी डिफ्रेंशिएट करती हैं आपस में। तो आप बी में देखो आपके पास एंड ओमिट हो गया। अब आपके पास क्या हो रहा है? अब आपके पास पैरेललिज्म तो नहीं होगा, क्योंकि एंड नहीं तो पैरेललिज्म नहीं। फिर आपके पास गया क्या बन रहा है? ये आप यहाँ पे देखो आपके पास एडवर्ब था, आपने उसको ओमिट किया तो ग्रामर को इफेक्ट नहीं करता, मीनिंग को इफेक्ट करता है। तो कॉमा के बाद आपके पास पर्टिकुलरली आपके पास एडवर्ब है, आप इसको भी ओमिट करो। इसको ओमिट करो तो आपके पास क्या बच गया? आपके पास रेड वाइन बच गया। ये लिखा किस तरह हुआ है? ये इस तरह लिखा हुआ है कि आपके पास कंजम्पशन है, उसके बाद कॉमा, उसके बाद एडवर्ब जो कि ग्रामर को इफेक्ट नहीं करता, आपके मीनिंग को इफेक्ट करता है। तो यहाँ पे आपके पास रेड वाइन लिखा हुआ है। ये फिर आपके पास उसके बाद कंप्लीट सेंटेंस, ये क्या बन रहा है आपके पास? कंजम्पशन कॉमा रेड वाइन। इसका मतलब ये है कि ये वाली जो चीज़ है ये इन ए पॉजिटिव है। किसके? कंजम्पशन के। कंजम्पशन के आपके पास नाउन है, रेड वाइन के आपके पास नाउन है। तो यहाँ पे आपके पास नाउन कॉमा नाउन हो गया, नाउन कॉमा नाउन। तो ये वाला नाउन आपके पास मॉडिफायर, ये इसको डिस्क्राइब कर रहा है, इसको मॉडिफाई कर रहा है, इसका कोई नाम है, इसको हम लोग पॉजिटिव कहते हैं।
तो फिर इसका मतलब कि कंजम्पशन एक मैसेज को कम्युनिकेट कर रहा है, अगर मैंने एक और नाउन उसके पॉजिटिव रख दिया तो वो वाला जो नाउन है वो भी उसी मैसेज को कम्युनिकेट कर रहा है। ओके, कंजम्पशन आपके पास एक नाउन, आपके पास कॉमा, कंजम्पशन एक मैसेज को कम्युनिकेट कर रहा है, उसके बाद आपके पास कॉमा एक और नाउन, तो ये वाला नाउन भी उसी मैसेज को आपको कम्युनिकेट कर रहा है। ये दोनों एक ही मैसेज को कम्युनिकेट कर रहे हैं, आप देख लो। कंजम्पशन और रेड वाइन, नहीं, कंजम्पशन उस मैसेज को कम्युनिकेट नहीं कर रहा है जिस मैसेज को रेड वाइन कम्युनिकेट कर रहा है। अल्कोहल उस मैसेज को कम्युनिकेट कर रहा है जिस मैसेज को रेड वाइन कम्युनिकेट कर रहा है, लेकिन यहाँ पे अल्कोहल एडजेक्टिव है। कंजम्पशन, विच कंजम्पशन, अल्कोहल कंजम्पशन। ओके, तो आपके पास यहाँ पे एडजेक्टिव, लेकिन पॉजिटिव तो नाउन को मॉडिफाई करता है, एडजेक्टिव को मॉडिफाई नहीं करता। तो यहाँ पे आपके पास पॉजिटिव का भी एरर हो गया। यहाँ पे आपके पास ग्रामर का एरर नहीं है, ये ग्रामर का एरर क्यों नहीं है? क्योंकि नाउन कॉमन नाउन, पॉजिटिव की भी यही होता है, आपके पास नाउन होता है, नाउन होता है। अगर ग्रामर का आपके पास प्रॉब्लम नहीं तो फिर आप देख लो ये आपके पास मीनिंग का प्रॉब्लम है। हाँ, ये मीनिंग का प्रॉब्लम था, क्योंकि नाउन कॉमन नाउन, ये नाउन एक मैसेज को कम्युनिकेट करेगा, ये नाउन उसी मैसेज को किसी और वर्ड से कम्युनिकेट करेगा। कंजम्पशन और रेड वाइन एक ही मैसेज को कम्युनिकेट नहीं कर रहे, ये अलग अलग मैसेज को कम्युनिकेट करें। तो यहाँ पे ये आपके पास क्या प्रॉब्लम हो गई? मीनिंग की प्रॉब्लम होगी। हम लोगों ने लेकिन दो प्रॉब्लम पहले भी तो निकाली थी बी में, वो दोनों स्टाइल की प्रॉब्लम थी, मेजर प्रॉब्लम थी, लेकिन अब हम लोगों ने मीनिंग का प्रॉब्लम भी निकाल दिया। ये मीनिंग है कि ग्रामर का? ये मीनिंग है, ग्रामर का क्यों नहीं? क्योंकि यहाँ पे आपके पास नाउन, यहाँ पे आपके पास नाउन, ये वाला नाउन इसको हम लोग कहते हैं इन पॉजिटिव है इस नाउन के। तो आपके पास यहाँ पे ग्रामर तो करेक्ट है, लेकिन आपके पास मीनिंग का प्रॉब्लम हो गया। जी मैट में मीनिंग होता है या फिर सिर्फ ग्रामर ही होती है? जी मैट सेंटेंस करेक्शन में आपको मीनिंग भी टेस्ट होगा, ग्रामर भी टेस्ट होगी और आपको मीनिंग भी टेस्ट होगा। तो यहाँ पे आपको मीनिंग का एरर भी मिल गया, सेटिस्फाइड। यहाँ पे बस आप बी को क्रॉस आउट करो। अब इसको हम लोग दोबारा से देखते हैं, वापस आएंगे, इसको और तफसील से देखेंगे, लेकिन अभी के लिए आप इसको क्रॉस आउट करो। ओके, ये सेंटेंस हम लोग इसमें काफ़ी टाइम लगाते हैं। अभी सी में आप देखो, सी में आपको कुछ प्रॉब्लम लगी? सी में आप ये देखो, एक तो वही वाली आपकी प्रॉब्लम कि आपके पास बट था, आपके पास कंप्लीट सेंटेंस था। बट का मतलब आपके पास स्ट्रॉन्ग पैरेललिज्म। बट से पहले आपके पास कंप्लीट सेंटेंस था, उसके बाद आपको टाइम का मॉडिफायर एंड में लिखा हुआ था। तो यहाँ पे टाइम का मॉडिफायर शुरू में लिख दिया। ओके, चलो स्टाइल की प्रॉब्लम है यहाँ पे, तो इसके चांसेस तो कम हो गए। आप आगे देखो कि आपके पास आगे कुछ और प्रॉब्लम है, आपको यहाँ पे एंड मिल गया। अभी आपने देखा कि यहाँ पे एंड था, यहाँ पे एंड नहीं है, तो अभी आपको देखना चाहिए यहाँ पे एंड आया तो जिस तरह यहाँ पे करेक्टली यूज़ हुआ था यहाँ पे भी करेक्टली यूज़ हो रहा है। यहाँ पे आप देखो कि आपके पास प्रेपोजिशनल फ्रेज था। प्रेपोजिशनल फ्रेज क्या होता है? प्रेपोजिशन से शुरू होगा, नाउन, नाउन इक्विवेलेंट पे ख़त्म होगा। नाउन इक्विवेलेंट क्या होता है? नाउन के साथ आपके पास एडजेक्टिव्स अटैच हो सकते हैं। वाइन, विच वाइन, रेड वाइन। तो नाउन से शुरू होता है, नाउन के या नाउन इक्विवेलेंट के पे एंड होता है। तो आपके पास एंड था, तो यहाँ पे भी आपको प्रेपोजिशनल फ्रेज मिल गया था, गुड टू गो। आपके पास पैरेललिज्म प्रेपोजिशनल फ्रेज का था, तो आपके पास यहाँ पे एंड आ गया। आप देख लो कि पर्टिकुलरली एडवर्ब है, वो तो कुछ नहीं कहेगा, पैरेललिज्म में ग्रामर पार्ट को कुछ भी नहीं कहेगा। तो आपके पास पैरेललिज्म में स्ट्रक्चर होता है, आपके पास मीनिंग होता है, स्ट्रक्चर में स्ट्रक्चर होता है, आपके पास लॉजिक होता है, स्ट्रक्चर आपके पास ग्रामर का इशू होता है, लॉजिक आपके पास मीनिंग का इशू होता है। तो पैरेललिज्म में सबसे पहले आप ये देखो, तो स्ट्रक्चर तो सेम होना चाहिए, ग्रामर तो सबसे पहले आप देखोगे कि सही होनी चाहिए, फिर आप मीनिंग पे आते हो। तो आपको यहाँ पे प्रेपोजिशनल फ्रेज मिल गया। आपको फर्स्ट पार्ट ऑफ पैरेललिज्म में एंड के लेफ्ट हैंड साइड में आपको प्रेपोजिशनल फ्रेज नहीं मिला। तो आप इसको पैरेललिज्म की बेस पे, जो कि पैरेललिज्म में भी स्ट्रक्चर का यानी कि ग्रामर का इशू था, तो ये तो बहुत ही ईजी एलिमिनेशन हो गया आपके पास। तो आप इसको भी क्रॉस आउट कर दो। ओके, दोबारा से जल्दी से देखते हैं सारे को। आपके पास एंड हो गया, आपके पास एडवर्ब हो गया। एंड का मतलब आपके पास स्ट्रॉन्ग पैरेललिज्म, जिस तरह आपके पास यहाँ पे एंड के बाद स्ट्रॉन्ग पैरेललिज्म था, यहाँ पे आपके पास बट के बाद स्ट्रॉन्ग पैरेललिज्म था, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास इंडिपेंडेंट क्लॉज, पूरा एक कंप्लीट सेंटेंस, यहाँ पे भी आपके पास एक कंप्लीट सेंटेंस। एंड के बाद राइट हैंड साइड पे आपके पास प्रेपोजिशनल फ्रेज, एडवर्ब कुछ भी नहीं कहता तो मैं इसको इग्नोर कर देता हूँ। तो लेफ्ट हैंड साइड में भी आपके पास प्रेपोजिशनल फ्रेज, यहाँ पे भी आपके पास पैरेललिज्म ठीक था।
यहाँ पे भी एंड की वजह से आपके पास पैरेललिज्म ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, स्ट्रक्चर की भी कोई प्रॉब्लम नहीं, ग्रामर की भी कोई प्रॉब्लम नहीं। पैरेललिज्म में आपके पास स्ट्रक्चर होता है, आपके पास लॉजिक होता है। स्ट्रक्चर आपके पास ग्रामर का इशू होता है, लॉजिक आपके पास मीनिंग का इशू होता है। अगर आपके पास स्ट्रक्चर ही ठीक नहीं तो आप मीनिंग या लॉजिक पे जाते ही नहीं हो। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर का कोई प्रॉब्लम नहीं था, लॉजिक का भी कोई प्रॉब्लम नहीं था। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे तो आपके पास स्ट्रक्चर ही ठीक नहीं तो आप लॉजिक पे जाओगे ही नहीं फिर। तो यहाँ पे आप इसको फ़ौरन क्रॉस आउट करोगे, बहुत इजी एलिमिनेशन होगी। स्ट्रक्चर या ग्रामर की चीज़ें जो होती हैं वो बहुत मैकेनिकल होती हैं, वो इजी एलिमिनेशन होती है। लॉजिक या मीनिंग पे फिर आपको थोड़ा सा सोचना पड़ता है, तो वो थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है, वहाँ पे कॉन्सेप्ट्स का आपको थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। लेकिन ये तो ब्लैक एंड वाइट का बिल्कुल ब्लाइंडली आप इसको क्रॉस आउट कर सकते हो। स्ट्रक्चर बहुत मैकेनिकल होता है, ये तो पूरी मैथ्स है आपके पास। तो यहाँ पे सारी आपके पास बहुत ईजी एलिमिनेशन थी, आपने इसको क्रॉस आउट किया। ओके, तो यहाँ पे आप इसको एग्जाम में अगर बैठे हुए हो तो पहले आपने यहाँ पे देख लिया कि पैरेललिज्म में के फर्स्ट पार्ट में ये वाला जो टाइम मॉडिफायर था ये एंड पे आ रहा है, तो आइडियली इसको एंड पे होना चाहिए था, लेकिन आप आगे गए तो एंड के बाद ये वाली प्रॉब्लम भी मिल गई। ओके, तो ये और कोई और प्रॉब्लम आपको मिल रही है जहाँ पे कॉम है? ओके, शायद आप लोगों को स्क्रीन पे नज़र ना आ रहा हो, यहाँ पे कॉम है। ओके, वाइन के बाद, तो उसके बाद आप आगे गए, आपको क्या मिल गया? वाइन, उसके बाद आपके पास कॉमा, उसके बाद आपके पास विच वॉज। ओके, विच के बाद आपके पास वर्ब आया। वर्ब में आप देख लो कि जो इस विच कॉमा से पहले आपके पास नाउन है, उसके साथ एग्री कर है, उसके साथ एग्री कर है, तो फिर ये लॉक हो जाता है। वाइन, वाइन आपके पास सिंगुलर है, वॉज आपके पास सिंगुलर वर्ब है, तो लॉक हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि रेड वाइन, वाइन वॉज लिंक विद द रिड्यूस्ड रिस्क, या फिर रिपोर्ट ने लिंक किया था मॉडरेट कंजम्पशन को हार्ट डिजीज के साथ। यहाँ पे किसने कर दिया? यहाँ पे रेड वाइन है, वहाँ पे कंजम्पशन थी, यहाँ पे रेड वाइन हो गए। तो यहाँ पे आपका कंजम्पशन को जाना चाहिए था, लेकिन विच कॉमा विच इस तरह के मॉडिफायर को जंप कर सकता है। अगर आपके पास यहाँ पे विच, उससे पहले आपके पास इस तरह का मॉडिफायर, तो जिसको नॉन एसेंशियल मॉडिफायर कहते हैं, तो विच आपके पास इस तरह के मॉडिफायर को जंप करके कंजम्पशन के पास भी नहीं जा सकता। कंजम्पशन के पास इस तरह के मॉडिफायर को जा नहीं सकता, चाहे वो यहाँ पे आपका इसको एंटीसीडेंट मिले कि ना मिले। अगर फ़र्ज़ करो यहाँ पे हमारे पास वॉस था, विच वॉस, यहाँ पे अभी तो हमें एंटीसीडेंट इसका मिल गया वाइन, जो कि आपके पास लॉक हो गया था। उसके बाद आपने जब देखा तो आपके पास आपके पास मीनिंग डिफरेंट आ रहा था। लेकिन अगर फ़र्ज़ करो यहाँ पे हमें जो नॉन एसेंशियल मॉडिफायर है उसमें हमें इसका एंटीसीडेंट नहीं मिला, तो फिर जंप कर सकता है, फिर भी जंप नहीं कर सकता, इन एनी केस जंप नहीं कर सकता इस तरह के मॉडिफायर को। विच आपके इस तरह के मॉडिफायर को भी जंप नहीं कर सकता, विच आपके पास वर्ब को भी जंप नहीं कर सकता। दैट आपके पास कर सकता है, दैट आपके पास इस तरह के मॉडिफायर को जंप कर सकता है, दैट आपके पास इन सर्टेन केसेस वर्ब को भी जंप कर सकता है, लेकिन विच नहीं कर सकता। ओके, तो यहाँ पे आपके पास ये भी प्रॉब्लम आ गई थी। ओके, तो डी में देखो, डी में आपके पास कुछ प्रॉब्लम है। अगर अगर टेस्ट में आपको ये वाली इस तरह की प्रॉब्लम आती तो आप किस तरह देखोगे? आपके पास डी में आपके पास विद से शुरू हो रहा है। विद से पहले आपके पास क्या है? बट। उससे पहले आपके पास कंप्लीट सेंटेंस, यानी कि यहाँ पे आपको पास कुछ विद मिल नहीं रहा। इसका मतलब क्या होगा कि जो बट के बाद आ रहा है वो विद से अगर शुरू हो रहा है तो विद आपके पास इनिशियल मॉडिफायर है। विद अगर इनिशियल मॉडिफायर आ गया आपके पास तो इसके चांसेस अगेन बहुत कम हो गए कि ये करेक्ट आंसर चॉइस होगी। इनिशियल मॉडिफायर विद से शुरू जब होता है उसका आंसर करेक्ट आंसर होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो आप देख लो कि अगर विद आपके पास शुरू हो भी गया तो फिर ये क्या होगा? ये एडजेक्टिवियल होगा। विद अगर इनिशियल मॉडिफायर आ भी गया तो ये किसको डिस्क्राइब कर रहा होगा? यहाँ पे जो आपके पास नाउन आएगा, जो सब्जेक्ट आएगा, उसको डिस्क्राइब कर रहा होगा, यानी कि उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन दे रहा होगा। विद द रिड्यूस्ड रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज लिंक्ड इन द 1991 रिपोर्ट विद मॉडरेट अल्कोहल कंजम्पशन इन पर्टिकुलर रेड वाइन। फिर आपके पास यहाँ पे दे आ गया। दे का एंटीसीडेंट क्या था? दे का सेल्स ऑफ वाइन्स आपके पास एंटीसीडेंट था, यानी कि सेल्स ऑफ वाइन को के बारे में हमें ये और इन्फॉर्मेशन दे रहा है। जो विद के अंदर कुछ भी आपके पास है, विद के अंदर कोई भी आपके पास इंफॉर्मेशन है, वो इंफॉर्मेशन हमें इस नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन मिल रही है। तो विद के बाद आपके पास है जो इन्फॉर्मेशन, वो अगर इस नाउन के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है, आपको इस नाउन के बारे में इन्फॉर्मेशन क्यों मिल रही है? क्योंकि इस नाउन को मॉडिफाई करा है। विद आपके पास इनिशियल मॉडिफायर
एडजेक्टिवियल होता है, नाउन को यानी कि सब्जेक्ट को मॉडिफाई करेगा, सब्जेक्ट के बारे में हमें और इन्फॉर्मेशन देगा। तो विद के अंदर जो इन्फॉर्मेशन वो सारी बेसिकली इन्फॉर्मेशन इस सब्जेक्ट के बारे में थी। तो हु इज़ विद अ रिड्यूस्ड रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज, सेल्स ऑफ वाइन्स इज विद अ रिड्यूस्ड रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज। तो ये आपके पास लॉजिकल बन रहा है। ओके आपके पास एक ये वाला प्रॉब्लम, और इसमें कोई प्रॉब्लम है डी में। डी में आपके पास कंजम्पशन के बाद आप देखो आपके पास एक प्रेपोजिशनल फ्रेज आ गया। ये प्रेपोजिशनल फ्रेज आपके पास, उसके बाद आपके पास कंप्लीट सेंटेंस आ गया। ये क्या कर सकता है? ये प्रेपोजिशनल फ्रेज, इसको हम लोग ग्रामर की टर्म में, जी मैट की जागन में हम इसको कहते हैं टू वे लुकिंग मॉडिफायर। करता क्या ये आपको फंक्शन इसका पता होना चाहिए, ना बेशक आपको इसका पता ना हो। करता ये है कि ये आपके पास प्रेपोजिशनल फ्रेज है। प्रेपोजिशनल फ्रेज क्या होते हैं? मॉडिफायर्स होते हैं। मॉडिफायर्स क्या होते हैं? मॉडिफायर्स आपके पास एडवर्ब एडजेक्टिव्स आपके पास नेसेसरीली मॉडिफायर्स होंगे, हाँ मॉडिफायर्स होंगे। तो प्रेपोजिशनल फ्रेज या फिर एडवर्ब की तरह बिहेव करते हैं या एडजेक्टिव की तरह बिहेव करते हैं, तो ये भी आपके पास मॉडिफायर्स हैं। अगर एक मॉडिफायर की आपकी प्लेसमेंट इस तरह की है कि वो अपने आने से पहले वाली जो चीज़ है, जो इसके पहले जो चीज़ आई है उसको भी डिस्क्राइब कर सके और इसके बाद जो चीज़ आ रही है उसको भी डिस्क्राइब कर सके, तो इसको हम लोग कहते हैं एम्बिग्विटी। एम्बिग्विटी आ गई कि इसको भी डिस्क्राइब कर सकता है, इसको भी डिस्क्राइब कर सकता है, टू वे लुकिंग हो गया, एम्बिग्विटी आ गई। एम्बिग्विटी जीमर सेंटेंस करेक्शन में प्रॉब्लम है। और कि जीमर सेंटेंस करेक्शन में एम्बिग्विटी की आपके पास प्रॉब्लम होती थी, आपके पास कंपैरिजंस में प्रॉब्लम होती है जीमर सेंटेंस करेक्शन की। आपका फर्स्ट पार्ट ऑफ कंपैरिजन में अगर आपके पास दो प्रेपोजिशंस हैं, एट हो गया और एज हो गया, तो आपको सेकंड पार्ट ऑफ पैरेललिज्म में अप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन को रिपीट करना पड़ता था। आप या ऐड लगाते हो या एज लगाते हो, एम्बिग्विटी को आप किल करते हो। तो कंपैरिजन में भी आपके पास एम्बिग्विटी प्रॉब्लम होती थी। आपके पास मॉडिफायर्स में भी एम्बिग्विटी प्रॉब्लम होती है कि या फिर ये अपने से पहले वाले को मॉडिफाई कर रहा है या अपने से बाद वाले को मॉडिफाई कर रहा है। अपने से पहले वाले को मॉडिफाई कर, इन दोनों केसेस में क्या प्रॉब्लम है और क्या प्रॉब्लम हो सकती है? अगर अपने से पहले वाले को मॉडिफाई कर रहा है तो ये किसको मॉडिफाई कर रहा है? कंजम्पशन को। ओके आपके पास कंप्लीट सेंटेंस में आपके पास सब्जेक्ट होगा, कंप्लीट सेंटेंस में आपके पास वर्ब होगा, आपके पास कॉमा आया और यहाँ पे प्रेपोजिशनल फ्रेज आ गया। तो ये वाला प्रेपोजिशनल फ्रेज जो है ये किस तरह बिहेव कर रहा होता है? ये वाला प्रेपोजिशनल फ्रेज जो है ये एडवर्बियल बिहेव कर रहा होता है, यानी कि इस वर्ब को मॉडिफाई कर रहा होगा। एडवर्बियल बिहेव कर रहा होगा तो हु, वाई, व्हेन, हाउ, वेयर, ये एडवर्ब वाले क्वेश्चंस के आंसर देगा। तो ये एडवर्ब की तरह बिहेव कर रहा होगा। ओके अगर लेकिन आपके पास कॉमा प्रेपोजिशनल फ्रेज हमेशा ही एडवर्बियल की तरह बिहेव करता है? नहीं। उस वक्त जब इससे पहले आपके पास कंप्लीट सेंटेंस है, यानी कि आपके पास सब्जेक्ट भी और वर्ब भी है। कभी कभी आपके पास इस तरह भी हो सकता है कि आपके पास कॉमा प्रेपोजिशनल फ्रेज आ गया लेकिन फिर आपके पास कॉमा और वर्ब आ गया, यहाँ पे सब्जेक्ट आपके पास यहाँ था, तो फिर ये सब्जेक्ट को मॉडिफाई कर रहा होगा। ओके सब्जेक्ट को मॉडिफाई कर रहा होगा, इसका मतलब क्या हुआ कि कॉमा प्रेपोजिशनल फ्रेज आप ब्लाइंडली ये नहीं कह सकते कि हमेशा एडवर्ब वाले क्वेश्चंस के आंसर देगा। अगर ये उस वक्त होगा सिर्फ कि उससे पहले आपके पास कंप्लीट सेंटेंस है, लेकिन अगर इसने सेंटेंस को इंटरप्ट किया तो फिर ये सब्जेक्ट को मॉडिफाई कर रहा होगा। यहाँ पे आपके पास क्या हो रहा है? यहाँ पे आपके पास कॉमा प्रेपोजिशनल फ्रेज, तो इससे पहले आपके पास वर्ब नहीं आ रहा, तो हम लोग इसको कह सकते हैं कि ये कंजम्पशन को भी मॉडिफाई कर सकता है। ओके आप इसको ये भी कह सकते हो, तो फिर इसमें कोई सेंस बन रही है। With the reduced risk of heart disease linked in the 1991 report with moderate alcohol consumption. Which consumption? The one in particular red wine. Which consumption? अगर consumption को modify कर रहा है, consumption आपके पास noun है, अगर consumption को modify कर रहा है prepositional phrase, तो फिर आपके पास necessarily वो adjective की तरह behave कर रहा है। adjective की तरह behave कर रहा है तो which का आंसर दे रहा है, ये देख लो। which का आंसर नहीं, अगर दे रहा है विच का आंसर दे तो रहा है आपको, लेकिन नॉन सेंसिकल आंसर मिल रहा है आपको। कंजम्पशन, विच कंजम्पशन? द वन इन पर्टिकुलर रेड वाइन। तो आपके पास ये इस तरह प्रॉब्लमेटिक हो गया। आपने इसको इस कंजम्पशन से क्यों कह रहे हो कि मॉडिफाई कर रहे हैं कंजम्पशन को? क्योंकि इससे पहले आपके पास कहीं वर्ब नहीं आ रहा, वर्ब नहीं आ रहा, आपके पास नाउन आ रहा है, नाउन के बाद आपके पास कॉमा और प्रेपोजिशनल फ्रेज आ रहा है, तो ये इस नाउन को मॉडिफाई कर रहा है। इस नाउन को प्रेपोजिशनल फ्रेज मॉडिफाई कर रहा है तो वो एडजेक्टिव की तरह बिहेव कर रहा है। एडजेक्टिव की तरह बिहेव कर रहा है तो विच का आंसर देगा। विच का आंसर दे रहा है, दे तो रहा है, लेकिन आपके पास नॉन सेंसिकल आंसर दे रहा है। विच अल्कोहल कंजम्पशन? द वन इन पर्टिकुलर रेड वाइन, यानी कि ये आपके पास रेड वाइन। विच अल्कोहल कंजम्पशन? इन पर्टिकुलर रेड वाइन। आपके पास बहुत नॉनसेंसिकल आपके पास विच का आंसर बन रहा है। तो आपके पास यहाँ पे ये प्रेपोजिशनल फ्रेज जो है
ये प्रॉब्लमेटिक है। ओके, आप इसको इस तरीके से देख सकते हो। जब इसने इसको मॉडिफाई किया तो आपके पास नॉन सेंसिकल बन गया। अगर इसको मॉडिफाई कर रहा है तो फिर आपके पास इसमें कोई सेंस बन रही है। अब ये देख लो, दे बिगेन ग्रोइंग अगेन। हाउ दे बिगेन ग्रोइंग अगेन? इन पर्टिकुलर रेड वाइन। दे, ओके, prepositional फ्रेज अगर ये इस तरह बिहेव कर रहा है, अगर एडजेक्टिवियल बिहेव कर रहा है, ओके, हाँ, prepositional फ्रेज कॉमा से पहले उसके बाद कंप्लीट सेंटेंस, तो एडवर्बियल बिहेव करेगा, आंसर देगा एडवर्ब्स वाले के, वर्ब को मॉडिफाई करेगा। बिगेन, हाउ बिगेन? इन पर्टिकुलर रेड वाइन। वेयर? इन पर्टिकुलर रेड वाइन। वाई? इन पर्टिकुलर रेड वाइन। तो ये टू वे लुकिंग मॉडिफायर तो था, लेकिन इवन वर्ड्स ये ना ही इसको सही तरीके से मॉडिफाई कर रहा है ना इसको सही तरीके से मॉडिफाई कर रहा है। तो ये आपके पास बिल्कुल नॉन सेंसिकल इन एनी केस बन गया। बहुत इजी एलिमिनेशन होनी चाहिए। जब आप यहाँ पे आपके पास आए एंड पे, तो आपने यहाँ पे देखा कि ये वाला था आपके पास, यहाँ पे इसने प्रॉब्लम की फिर से, उसके बाद यहाँ पे इसने प्रॉब्लम की, तो फिर आपके पास यहाँ पे भी आपको देखना चाहिए था कि अगर यहाँ पे भी आ गया तो यहाँ पे प्रॉब्लम कर रहा है कि नहीं कर रहा, तो यहाँ पे भी प्रॉब्लम कर रहा है। ओके, अगेन ये वाली प्रॉब्लम इसमें, और क्या प्रॉब्लम है इसमें? आप यहाँ पे देखो कि विद से शुरू हो रहा है डी वाली चॉइस, आपके पास एक इनिशियल मॉडिफायर, उसके बाद आपके पास इन और एक प्रेपोजिशनल फ्रेज। तो ये इन इटसेल्फ एक काफ़ी आपके पास बहुत इजी एलिमिनेशन थी। तो ये वाला इसमें प्रॉब्लम है। ओके, अब आपने यहाँ पे देख लिया कि आपको शुरू से ही प्रॉब्लम देता हुआ आ रहा है, ये वाली चीज़ आपको, ये वाली चीज़ शुरू से प्रॉब्लम देती हुई आ रही है, यहाँ पे भी इसने प्रॉब्लम दी। तो अब आप ई में जब आप पहुँचे, जब आप वर्टिकल स्कैन कर रहे हो, आपको वर्टिकल स्कैन करना चाहिए यहाँ पे, फिर आपने देखा कि यहाँ पे, फिर आपने पहला एरर यहाँ पे स्पॉट कर लिया, फिर दूसरा एरर आपने दूसरी वाली चॉइस में वही वाला एरर किसी और तरीके से था, फिर वही वाली जो फ्रेज़ है, वो वाली प्रॉब्लम, वही वाली फ्रेज़ आपके पास डी में भी प्रॉब्लमेटिक थी। तो अब ई में देख लो कि इसमें कोई प्रॉब्लम है तो नहीं, क्योंकि वर्टिकल स्कैन आपको करना आना चाहिए, बजाय इसके कि आप सारी चीज़ें दोबारा से देखो और कहीं और एरर देखो। आपको और एरर भी कहीं मिल सकते हैं, लेकिन अगर आपने पहला एरर पकड़ लिया तो आप देखो कि वो वाला एरर कहीं रिपीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जीमेट सेंटेंस करेक्शन में बहुत होता है ये, एक एरर आपने पकड़ लिया तो आपको बाकी आंसर चॉइस में भी वो देखना चाहिए कि वही वाला एरर उसी तरीके से टेस्ट हो रहा है, या फिर वही वाला एरर किसी और तरीके से टेस्ट नहीं हो रहा। तो वही वाला एरर, वही वाले फ्रेज आपको प्रॉब्लम कर रहे थे, तो लॉजिकली आपको फिर यहाँ पे भी देखना चाहिए ई में। अब आपने जब ई में देखा तो आपको क्या मिला? आपको एंड मिल गया। ओके, यहाँ पे भी आपको एंड मिला था आपको, फिर उसके बाद बी में एंड नहीं मिला था आपको, सी में एंड मिला था। तो बी ए में आपको एंड पैरेललिज्म बिल्कुल ठीक था, स्ट्रक्चर भी ठीक था, लॉजिक भी ठीक था। सी में आपको स्ट्रक्चर ही प्रॉब्लम कर गया। डी में आपको एंड नहीं मिला, ई में आपको एंड मिल गया। तो आप देख लो सबसे पहले कि स्ट्रक्चर है इसका, क्योंकि एंड का मतलब पैरेललिज्म। अगर आपके पास पैरेललिज्म है तो फिर आप सबसे पहले देखते हो स्ट्रक्चर, उसके बाद आप देखते हो लॉजिक। स्ट्रक्चर आपके पास ग्रामर, लॉजिक आपके पास मीनिंग। तो यहाँ पे आप देख लो कि एंड आपको मिल गया, आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर क्या मिल रहा है? आपको प्रेपोजिशन इन मिल रही है, तो यहाँ पे भी आपको प्रेपोजिशन मिल गई। स्ट्रक्चर का आपके पास कोई प्रॉब्लम नहीं, यानी कि ग्रामर का आपके पास कोई प्रॉब्लम नहीं, ग्रामर का टेस्ट ये स्ट्रक्चर का टेस्ट पास कर गया। लेकिन एंड के बाद आपने फिर लॉजिक भी अप्लाई करना है। लॉजिक आपके पास मीनिंग है, मीनिंग आप क्यों अप्लाई करते हो? क्योंकि जीमेट सेंटेंस करेक्शन में आपके पास ग्रामर भी टेस्ट होती है, आपके पास मीनिंग भी टेस्ट होती है। तो ग्रामर के एरर्स तो पकड़ना बहुत ईजी है, मीनिंग में थोड़ा सा आपको लॉजिक लगाना पड़ता है, या फिर थोड़े से आपको फिर जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनका थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। तो यहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट टेस्ट हो रहा है? एंड आ गया तो पैरेललिज्म का कॉन्सेप्ट टेस्ट हो रहा है। तो देखते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ पे आप देखो, आपको एंड मिल गया, प्रेपोजिशन एंड मिल गया, उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड पे भी आपको प्रेपोजिशन। तो आप देख लो कि स्ट्रक्चर में कोई प्रॉब्लम नहीं, मीनिंग में अब देखते हैं। अ रिड्यूस्ड रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज लिंक टू मॉडरेट अल्कोहल कंजम्पशन इन अ 1991 रिपोर्ट। ओके, एंड इन अ 1991 रिपोर्ट, इन द 1991 रिपोर्ट, उसके बाद आपके पास एंड और फिर आपके पास प्रेपोजिशनल फ्रेज, तो वो फिर आप इसके लिए पैरेलल लिखो। इन द 1991 रिपोर्ट एंड इन पर्टिकुलर रेड वाइन। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर तो आपको बहुत ही खूबसूरत मिल गया। अब आप लॉजिक देख लो कि आपको मिल रहा है अ रिड्यूस्ड रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज लिंक टू मॉडरेट अल्कोहल कंजम्पशन इन अ रिपोर्ट एंड इन रेड वाइन। कंजम्पशन इन द 1991 रिपोर्ट
एंड इन अ पर्टिकुलर रेड वाइन, यानी कि अ रिड्यूस रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज लिंक टू मॉडरेट अल्कोहल कंजम्पशन इन पर्टिकुलर रेड वाइन इन अ 1991 रिपोर्ट एंड इन पर्टिकुलर रेड वाइन। तो आपके पास अगर आप इसको ज़रा देखो गौर से, स्ट्रक्चर सही होने के बावजूद लॉजिक ठीक नहीं बन रहा। अब आप ये भी कह सकते हो कि आपके पास यहाँ पे preposition, यहाँ पे आपके पास preposition, तो आपने इसी preposition के क्यों लिया, आपने इस वाले preposition के पैरेलल क्यों नहीं ले लिया? यानी कि reduced risk of heart disease linked to moderate alcohol consumption in the 1991 report, a reduced risk of heart disease linked in particular red wine, क्योंकि आपको यहाँ पे preposition मिल गया। अगर आपको वही वाली preposition लेफ्ट हैंड साइड में एंड के मिल गई तो फिर आपके पास लॉक हो जाता है। जिस तरह आपके पास विच के बाद अगर आपको वर्ब मिला और यहाँ पे जो नाउन है उसके साथ सिंगुलर आपके पास इन नंबर अगर एग्री कर गया, यानी कि यहाँ पे सिंगुलर था तो वर्ब भी सिंगुलर, तो यहाँ पे लॉक हो जाएगा। तो यहाँ पे भी ये पैरेललिज्म लॉक हो गया, आपको इनके साथ लॉक हो गया। अगर आपके पास इनके साथ लॉक हो गया तो आपके पास स्ट्रक्चर तो आ गया, लेकिन आपके पास लॉजिक, आपके पास इलॉजिकल मीनिंग बन गया। A reduced risk of heart disease linked to moderate alcohol consumption in the 1991 report and in particular red wine. 1991 रिपोर्ट आपके पैरेलल हो गई रेड वाइन के। विच रेड वाइन? पर्टिकुलर रेड वाइन। एडजेक्टिव ओके, 1991 रिपोर्ट एंड इन पर्टिकुलर रेड वाइन। तो आपके पास लॉजिक नहीं बन रहा। कंजम्पशन इन द 1991 रिपोर्ट एंड इन अ पर्टिकुलर रेड वाइन। तो कुछ रिपोर्ट का पैरेलल कुछ इस तरह का करते हैं जो कि रिपोर्ट के पैरेलल लॉजिकली होता है, लेकिन रेड वाइन रिपोर्ट के पैरेलल लॉजिकली नहीं बन रहा आपको। ओके, तो यहाँ पे ये भी प्रॉब्लम। तो यहाँ पे हमारा आंसर चॉइस क्या बच गई? आंसर चॉइस हमारे पास ए बच गई। यहाँ पे वी आर डन, वी आर गुड टू गो। हम लोगों ने सारा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। तो अब जिन स्टूडेंट्स को समझ आ गई वो तो अगली आपके पास वीडियोज़ में अगली वीडियोज़ में जाएँ, लेकिन जिन स्टूडेंट्स को समझ नहीं आई सही तरीके से वो फिर आगे स्टे करें, हम लोग इसको और डिटेल में एनालिसिस करते हैं इसका। लेकिन जिनको समझ आ गई है तो वो अब आगे प्रोसीड करें, जिनको नहीं समझ आई स्टे। हम लोग इसको और ज़रा बाकी एग्जाम्पल्स के साथ बाकी आंसर चॉइस, सारी आंसर चॉइसेस को देखते हैं। हम लोग करेक्ट आंसर चॉइस को भी देखते हैं, एग्जाम्पल्स के साथ देखेंगे। लेकिन जिनको समझ आ गई है गुड टू गो, आप लोग आगे जाओ, आप लोग आगे दूसरी वीडियोज़ को देखो। सिर्फ वो स्टे करें जिनको नहीं समझ आई, या फिर जो जिनके पास अभी टाइम काफ़ी है। अगर आपका एग्ज़ाम इफ़ इट इज़ ड्राइंग नियर तो फिर आप आगे जाओ। अगर आपका एग्ज़ाम भी दूर है और अगर आपको समझ भी नहीं आई तो स्टे। अगर एग्ज़ाम नज़दीक है और थोड़ी बहुत समझ नहीं आई तो फिर भी आप आगे चले जाओ। तो फिर आगे इसको और अब डिटेल में एनालिसिस करते हैं इसका। ओके, आपके पास यहाँ पे बट आ गया। बट के बाद आपको एक प्रोनाउन मिल रहा। प्रोनाउन का आपने एंटीसीडेंट ये वाला क्यों लिया? ओके, प्रोनाउन का जीमेट सेंटेंस करेक्शन में प्रोनाउन एम्बिग्विटी का इतना बड़ा इशू नहीं है। या फिर आप ये भी तो कह सकते हो कि प्रोनाउन आ गया लेकिन प्रोनाउन के एंटीसीडेंट नॉट नेसेसरीली आपके पास पहले आए, वो आपके पास बाद में भी आ सकते हैं। तो बाद में जो अगर आपके पास कुछ आ रहा हो तो आप उसका क्यों नहीं कुछ ले सकते हैं, इवन दो कि आपके पास यहाँ पे बाद में कुछ प्लूरल आ नहीं रहा, इसका एंटीसीडेंट हर हाल में आपके पास सेल्स ऑफ वाइन्स ही बन रहा है। तो प्रोनाउन एम्बिग्विटी जीमेट सेंटेंस करेक्शन में इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। किसी और जगह पे प्रॉब्लम हो सकती है, हाँ देखते हैं। आप एक सेंटेंस को देखो, व्हेन अलेक्जेंडर ड्रोव द कार थ्रू द गैरेज डोर ही बैडली डैमेज्ड इट। अब आप यहाँ पे कहोगे कि हमें कॉन्टेक्स्ट से कुछ पता नहीं चल रहा कि डोर डैमेज हुआ है या कार डैमेज हो सकती है। जो कॉन्टेक्स्ट हमें बता रहा है यहाँ पे कि कार ने हिट किया गैरेज डोर को और वो डैमेज हो गया। कॉन्टेक्स्ट से हमें बिल्कुल लग रहा है कि डोर भी डैमेज हो सकता है और कार भी डैमेज हो सकती है। तो ये वाला प्रोनाउन तो एम्बिगुअस है, लेकिन इस तरह की एम्बिग्विटी जहाँ पे कॉन्टेक्स्ट आपका इस पे भी इक्वली एलिजिबल हो, इस पे भी इक्वली एलिजिबल हो, इस तरह की एम्बिग्विटी जीमेट सेंटेंस करेक्शन में नहीं टेस्ट होती। ओके, अब ये वाला प्रोनाउन लेजिटिमेटली आपका वाकई बात सही है कि ये वाकई ही आपके पास एम्बिगुअस है, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट में जब आप यहाँ पे डोर को पुट करते हो, गैरेज डोर को या सिर्फ गैरेज डोर को, आप गैरेज डोर को पुट करोगे।
आप गैरेज डोर को पुट करते हो या कार को पुट करते हो, आपको दोनों मीनिंग करेक्ट मिल रहे हैं, कॉन्टेक्स्ट दोनों मीनिंग को करेक्ट दे रहा है, तो ये लेजिटिमेटली आपके पास प्रोनाउन एम्बिगुअस है। लेकिन ये वाली एम्बिग्विटी आपकी जीमर सेंटेंस करेक्शन में नहीं टेस्ट होती। ओके, नंबर वन। नंबर टू जो हम लोगों ने अभी बात की, इट का आप आपके पास इट आपके पास क्या है, आपके पास इट प्रोनाउन है, तो इसका एंटीसीडेंट आपके पास नाउन होगा। प्रोनाउन नाउन की तरफ पॉइंट करते हैं। तो गैरेज डोर में आपके पास नाउन क्या था, आपके पास गैरेज डोर में आपके पास डोर नाउन था। ये क्या है, ये आपके पास इस डोर के बारे में और इन्फॉर्मेशन दे रहा है। विच डोर, गैरेज डोर। अगर नाउन के बारे में और इन्फॉर्मेशन दे रहा है तो फिर ये क्या है, ये आपके पास एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव्स नाउन के बारे में और इन्फॉर्मेशन देते हैं। हम लोग इसको क्या कहते हैं कि ये एडजेक्टिव मॉडिफाई करे नाउन को, गैरेज मॉडिफाई करे डोर को, डोर के बारे में और इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। विच डोर, गैरेज डोर। तो यहाँ पे इट का एंटीसीडेंट आपके पास नाउन के साथ जितने भी एडजेक्टिवियल मॉडिफायर्स होते हैं, एडजेक्टिव्स होते हैं या फिर प्रेपोजिशनल फ्रेज जो कि एडजेक्टिव की तरह बिहेव कर रहे होंगे, वो सारे आप यहाँ पे ला के रखते हो। तो यहाँ पे आपने यही ला के रखा सब कुछ, या ये ला के रखा, आपके पास इक्वली एम्बिगुअस। आपको अगर इतना एम्बिगुअस प्रोनाउन है तो जीमर सेंटेंस करेक्शन में वो नहीं टेस्ट होता। आप बस जीमर सेंटेंस करेक्शन में प्रोनाउन अगर आपको पास आ गया अंडरलाइन पोर्शन में, आप ये देखते हो कि इसका जो एंटीसीडेंट है वो एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा। इसका एंटीसीडेंट तो एग्जिस्ट कर रहा है, तो फिर आप देखोगे कि एंटी एग्जिस्ट कर रहा है, वो एग्री कर रहा है इन नंबर, यानी कि प्रोनाउन प्रोनाउन एग्रीमेंट, प्रोनाउन और नाउन की इन नंबर एग्रीमेंट में प्रॉब्लम तो नहीं। एग्रीमेंट की जीमेट सेंटेंस करेक्शन में प्रॉब्लम हो सकती है, और के एग्रीमेंट में आपकी प्रॉब्लम हो सकती है, आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में प्रॉब्लम होती है, आपको नाउन नाउन एग्रीमेंट में प्रॉब्लम होती है, आपको प्रोनाउन नाउन एग्रीमेंट में, प्रोनाउन नाउन इन नंबर एग्रीमेंट में प्रॉब्लम होती है। तो आप यहाँ पे देखोगे इसका जो एंटीसीडेंट है वो आपके पास सिंगुलर होना चाहिए। ये आपके पास सिंगुलर है, आपके पास कार भी सिंगुलर है, आपके पास दोनों कॉन्टेक्स्ट में आपका एग्जिस्ट कर रहे हैं, आपके पास एग्री कर रहे हैं नंबर में, और फिर अगर आप उनको मॉडिफायर्स के साथ उठा के भी उस जगह प्लेस करते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं बन रही। तो ये हर लिहाज से आपको एम्बिगुअस प्रोनाउन है। ये वाली एम्बिग्विटी रेस्ट अश्योर्ड जीमर सेंटेंस करेक्शन में नहीं टेस्ट होती। तो फिर यहाँ पे जो आपके पास पहला वर्ड है, आप देख लो इसका कि आपके पास आपको इसका जो कॉन्टेक्स्ट बता रहा है, जो कॉन्टेक्स्ट डिक्टेट कर रहा है इसका एंटीसीडेंट, वो आपके पास है। कॉन्टेक्स्ट हमें बता रहा है कि इसका एंटीसीडेंट ये है। अगर ये एंटीसीडेंट है तो इसके साथ ये भी ट्रेवल होके आएंगे। एंटीसीडेंट इसका एग्जिस्ट कर रहा है, इसका एंटीसीडेंट एग्जिस्ट कर रहा है। इन नंबर इसके साथ एग्री कर रहा है, क्योंकि प्रोनाउन नाउन इन नंबर एग्रीमेंट जीमेट सेंटेंस करेक्शन में इंपॉर्टेंट इशू है, एग्री कर रहा है। नंबर थ्री, अपने वो सारे एडजेक्टिवल मॉडिफायर्स के साथ उठा के जब आप उसको इस जगह पे रख रहे हो, प्रोनाउन की जगह में प्लेस कर रहे हो, तो कोई प्रॉब्लम बन रही है? तो कोई प्रॉब्लम नहीं बन रही। कॉन्टेक्स्ट डिमांड जो कर रहा है, कॉन्टेक्स्ट जो हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है, वो सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे हमें इन हैंडी आ रही है। तो इसका आपको प्रोनाउन का एंटीसीडेंट में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। एक और देखते हैं। आप यहाँ पे देखो एक और एग्जाम्पल से, द पोस्टमैन हैड अ डिलीवरी फॉर एलाइस बट ही। अब आपके पास बट आ गया, यहाँ पे भी आपके पास बट है, बट के पास बाद आपके पास प्रोनाउन आ गया, यहाँ पे भी आपके पास प्रोनाउन है। अगर आपके पास प्रोनाउन आ गया, उससे पहले एक कंप्लीट सेंटेंस, उसके बाद आपके पास कंप्लीट सेंटेंस, कंप्लीट सेंटेंस एक आपके पास सब्जेक्ट से शुरू हुआ, यहाँ पे आपके पास प्रोनाउन, प्रोनाउन नाउन के पास जाता है, सब्जेक्ट में आपके पास नाउन होगा। तो यहाँ पे आप देखो कि इसका एंटीसीडेंट आपको डिफ़ॉल्ट पोजीशन में मिल गया। आपको अगर इतनी अच्छी जगह में पोजीशन मिल गया, एग्जिस्ट कर रहा है यानी कि, और इतनी अच्छी जगह पे पोजीशन पे मिल गया, एग्री भी कर रहे हैं नंबर, और सारे मॉडिफायर्स में उठा के रख रहे हो, तो यू आर गुड टू गो। आपको इससे अच्छी सिचुएशन नहीं मिल सकती। दूसरा ये कि प्रोनाउन अगर आपके इस वाली पोजीशन में जिस तरह आ रहा है, तो इसका डिफ़ॉल्ट एंटीसीडेंट भी सब्जेक्ट ही होगा। तो इसका डिफ़ॉल्ट एंटीसीडेंट आपको सब्जेक्ट बन रहा है, इसका डिफ़ॉल्ट एंटीसीडेंट आपको सब्जेक्ट बन रहा है। सिर्फ सब्जेक्ट में नाउन के सारे एडजेक्टिवल मॉडिफायर्स के साथ, सारे एडजेक्टिवल मॉडिफायर्स के साथ, तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं। ये वाले प्रोनाउन में हमें प्रॉब्लम थी, तो ये हम लोगों ने क्रॉस किया, यहाँ पे हमें प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन अच्छी बात ये है, गुड न्यूज़, कि इस तरह की प्रोनाउन एम्बिग्विटी जीमर सेंटेंस करेक्शन में टेस्ट ही नहीं होती। तो यहाँ पे ये अच्छी हमारे पास बात हो गई। ओके, अब आप यहाँ पे देखो आंसर चॉइस बी।
1 मिनट। ओके, यहाँ पे अगर आपके पास आंसर चॉइस बी, आंसर चॉइस बी में वो हम लोगों ने सारा देखा कि आपके पास ये वाली स्टाइल की प्रॉब्लम थी। और यहाँ पे आपके पास क्या डिफरेंस है, यहाँ पे आप देखो कि दे बिगिन टू ग्रो अगेन, आपके पास यहाँ पे दे बिगिन ग्रोइंग अगेन, तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं। बिगिन टू ग्रो अगेन आप ये अच्छी तरीके से जान लो, बिगिन के साथ ये आपके पास बहुत ज़्यादा आएगा, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस में, ऑफिशियल क्वेश्चंस में है ये। बिगिन टू ग्रो अगेन भी करेक्ट है, बिगिन ग्रोइंग अगेन भी करेक्ट है, आप इसमें डिफ्रेंशिएट ना करो, ये दोनों ही करेक्ट है। आपके पास कभी कभी स्प्लिट्स जो होती हैं वो कभी कभी जेन्युइन होती हैं, कभी कभी डिस्ट्रैक्शंस होती हैं, तो ये वो वाली स्प्लिट है जो कि डिस्ट्रैक्शन है। और जितनी डिस्ट्रैक्शन वाली स्प्लिट्स हैं वो आपको पता हो तो अच्छी बात है। बिगिन आपके पास जीमर सेंटेंस करेक्शन में काफ़ी दफ़ा ये वाला वर्ड आया है, बिगिन टू ग्रो भी करेक्ट है, बिगिन ग्रोइंग अगेन ये भी करेक्ट है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। बी में क्या प्रॉब्लम थी, जो हम लोगों ने स्टाइल की प्रॉब्लम्स तो देख ली थी सारी, आपके पास क्या प्रॉब्लम थी, एक हम लोगों ने मीनिंग की प्रॉब्लम भी देखी थी। मीनिंग की हम लोगों ने प्रॉब्लम में देखी कि नाउन के बाद आपके पास कॉमा नाउन आ गया, तो ये वाला जो नाउन होता है ये पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव यानी कि ये वाला नाउन एक कॉन्सेप्ट की तरफ पॉइंट कर रहा है, ये वाला नाउन एक कॉन्सेप्ट को कम्युनिकेट कर रहा है। ये वाला नाउन इस वाले नाउन से डिफरेंट होगा, लेकिन ये उसी वाले कॉन्सेप्ट की तरफ कम्युनिक पॉइंट करेगा, तो इस तरह पॉजिटिव बिहेव करता है। ओके, तो यहाँ पे आपके पास ये नाउन था, यहाँ पे आपके पास ये एडवर्ब था, आपके पास यहाँ पे एडवर्ब आ गया। एडवर्ब ग्रामर को इफेक्ट नहीं करता, मीनिंग में ये इम्पैक्ट डालता है, लेकिन ग्रामर में ये इम्पैक्ट नहीं करता। अभी भी ये पॉजिटिव ही है, एडवर्ब की वजह से ये पॉजिटिव नहीं, चेंज नहीं हो गया, ये पॉजिटिव ही है। तो यहाँ पे आपके पास नाउन और यहाँ पे आपके पास नाउन, ये नाउन इन ए पॉजिटिव नहीं थे। ये वाला जिस मैसेज को कम्युनिकेट कर रहा था ये उस मैसेज को कम्युनिकेट नहीं कर रहा था। आपके पास आप कहोगे कि एंड के बाद भी जिस तरह यहाँ पे एडवर्ब आया था वो ग्रामर को इफेक्ट नहीं कर रहा था। पॉजिटिव्स में भी ये होता है कि एडवर्ब्स हो गए या एडजेक्टिव्स हो गए ये ग्रामर को इफेक्ट नहीं करता है। तो एडजेक्टिव्स भी आपके पैरेललिज्म को इफेक्ट नहीं करते। ए में देखो एडवर्ब भी इफेक्ट नहीं करते, एडजेक्टिव्स भी आपकी पैरेललिज्म में इफेक्ट नहीं करते। आपके पॉजिटिव में जब आप पॉजिटिव का कॉन्सेप्ट डाल रहे हो, एडजेक्टिव्स भी कोई ग्रामर को इफेक्ट नहीं करेंगे और आपके पास एडवर्ब्स भी ग्रामर को इफेक्ट नहीं करेंगे। देखते हैं ज़रा और एग्जांपल्स से। पॉजिटिव्स में आप इस वाली प्लेसमेंट में नाउन कॉमा नाउन, ये दोनों नाउन इन ए पॉजिटिव, आप यहाँ पे एडजेक्टिव्स ले आओ या फिर आप एडवर्ब्स ले आओ, ये इफेक्ट नहीं करेगा ग्रामर को, ये अभी भी इसके साथ इन अपोजिशन होगा। एग्जाम्पल से देखते हैं, चाहे एडजेक्टिव्स ले आओ चाहे आप एडवर्ब्स ले आओ। ओके, यहाँ पे आप देखो कि बी आंसर चॉइस है ये। ओके, ये बी आंसर चॉइस। अब यहाँ पे देखो द इंसेक्ट इज क्रॉलिंग अक्रॉस द किचन टेबल, ये आपके पास एक कंप्लीट सेंटेंस हो गया। ओके, नो प्रॉब्लम, कंप्लीट सेंटेंस, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। तो आप यहाँ पे देखो कि अगर आप यहाँ पे कॉकरोच लिख देते हो, द इंसेक्ट, इंसेक्ट कॉकरोच, इंसेक्ट एक मैसेज की तरफ कम्युनिकेट कर रहा है और ये भी उस मैसेज की तरफ कम्युनिकेट कर रहा है। ये वाला जिस मैसेज की तरफ कम्युनिकेट कर रहा था वो भी उसी मैसेज की तरफ कम्युनिकेट कर रहा था। तो ये भी आपके पास नाउन, ये भी आपके पास नाउन। सबसे पहले तो आप ये देखोगे कि ये भी आपके पास नाउन, तो ये भी आपके पास नाउन। नाउन आ गए तो पॉजिटिव अब लॉजिक बन रहे हैं, इन अपोजिशन लॉजिक बन रहा है। ये भी एक मैसेज की तरफ कम्युनिकेट कर रहा है, ये भी एक मैसेज की तरफ कम्युनिकेट कर रहा है। यहाँ पे कंजम्पशन और उसके बाद आपके पास एडवर्ब और यहाँ पे आपके पास रेड वाइन, ये एक मैसेज को कम्युनिकेट कर रहा था, उस मैसेज को रेड वाइन कम्युनिकेट नहीं कर रहा था। ओके, अल्कोहल उस मैसेज को कम्युनिकेट कर रहा था जिस मैसेज को रेड वाइन कम्युनिकेट कर रहा है, लेकिन अल्कोहल आपके पास नाउन नहीं है, ये इन अपोजिट पड़ा हुआ है नाउन के। तो फिर आपके पास अपोजिशन हो गया। अपोजिशन में नाउन ने वो उस मैसेज की तरफ कम्युनिकेट करना होता है, एडजेक्टिव्स ने उस मैसेज की तरफ कम्युनिकेट नहीं करना होता। तो यहाँ पे आपके पास कॉकरोच, इंसेक्ट, कॉकरोच, आप पॉजिटिव्स को यूज़ क्यों करते हो?
ओके, आप पॉजिटिव्स को यूज़ इसलिए करते हो कि ये जो इंसेक्ट है, अगर आप इसको इस क्वेश्चन को इस तरह देखो, इंसेक्ट एक मैसेज की तरफ कम्युनिकेट कर रहा है, लेकिन इंसेक्ट से आपके जहन में बहुत ज़्यादा और भी मैसेजेस आ सकते हैं, ये और भी बहुत ज़्यादा मैसेजेस को कम्युनिकेट कर सकता है। जिस तरह इंसेक्ट एक स्पीशी को भी कह सकता है, इंसेक्ट आप कह सकते हो कि लिविंग थिंग को भी कम्युनिकेट कर सकते हैं। आप कौन सा इसका जो मैसेज कम्युनिकेट कर रहा है, आप कौन सी इसकी वो आप लेके आना चाह रहे हो, आप इसके कौन से एस्पेक्ट की तरफ पॉइंट करना चाह रहे हो, तो वो आप पॉजिटिव से बता देते हो कि आप कौन से उसकी तरफ करना चाह रहे हो। कॉकरोच यानी कि कुछ इस तरीके से कि ये वाली जो आपने डिस्क्राइब की, कहीं ना कहीं वो शायद इसके बारे में अगर आप पॉजिटिव यहाँ पे लिख दो, तो ये वाली चीज़ में जो आप मैसेज कम्युनिकेट करना चाह रहे हो, इसकी वजह से ज़्यादा बेहतर आपको इस वाले नाउन का वो वाला एस्पेक्ट ज़्यादा क्लियर हो जाए। तो इस वाले नाउन में ये वाला नाउन बहुत ज़्यादा एस्पेक्ट्स को पॉइंट कर सकता है। आप जो आगे बताना चाह रहे हो, अगर आप अपोजिट कुछ लिख देते हो, तो ये वाला जो मैसेज है वो इसके अपोजिट लिखने की वजह से ये वाला मैसेज ज़्यादा अच्छे तरीके से कम्युनिकेट हो रहा है, क्योंकि ये आपके इसके जिस एस्पेक्ट की तरफ आप ध्यान दिखाना चाहते हो, इस वाले नाउन के जिस एस्पेक्ट की तरफ आप अटेंशन दिलवाना चाहते हो ऑडियंस की, वो आप इस ये वाला मैसेज कम्युनिकेट करोगे अपोजिट लिखने के बाद। तो ये वाला जो मैसेज है इस वाले नाउन के उस एस्पेक्ट की तरफ अच्छे तरीके से आपको तवज्जो दिलाएगा, उस वाले अच्छे तरीके से आपको कम्युनिकेट कर देगा वो वाला मैसेज, वो वाला एस्पेक्ट्स आपका फोर फ्रंट में ले आएगा इसका वो वाला एस्पेक्ट। तो अपोजिट इस तरीके से थोड़ी हेल्प कर देते हैं। ओके, हम लोग जो बात कर रहे थे अभी, हम लोग जो बात कर रहे थे वो ये थी कि एडवर्ब्स आपके इफेक्ट नहीं करते ग्रामर को, एडजेक्टिव्स भी नहीं करते। अब कॉकरोच आपने लिख दिया तो ये अभी इसके पॉजिटिव है। अगर आपने इसको मिसप्लेस कर दिया, अब आप देखो कि यहाँ पे भी आपके पास नाउन और यहाँ पे भी आपके पास नाउन, अपोजिट में आपको नाउन चाहिए होता है और फिर कॉमा एक और नाउन चाहिए होता है। तो फिर आप देख लो कि ये वाला जिस जिस ये वाला नाउन जिस कॉन्सेप्ट की तरफ पॉइंट कर रहा है, ये वाला जो नाउन है ये भी उसी कॉन्सेप्ट की तरफ कम्युनिकेट कर रहा है। टेबल जिस मैसेज जिस कॉन्सेप्ट की तरफ पॉइंट कर रहा है, कॉकरोच उस कॉन्सेप्ट की तरफ पॉइंट नहीं कर रहा। तो आप अगर टेबल को और कॉकरोच को इन ऑपोजिट लिख दोगे तो वो हो जाएगा कि अपोजिशन मिसप्लेस्ड है। मिसप्लेस्ड मॉडिफायर भी आप इसको एक तरीके से कह सकते हो। अपोजिटिव्स जो होते हैं वो भी मॉडिफायर्स होते हैं। तो यहाँ पे जो अपोजिटिव है वो मिसप्लेस्ड है, उसकी प्लेसमेंट यहाँ पे होनी चाहिए थी इसके साथ, लेकिन अब आपने कर दी है इसके साथ। इसको टेक्निकली जीमेट में क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हम लोग मिसप्लेस्ड मॉडिफायर। नाम आपको पता होना चाहिए, नाम आपको पता नहीं होना चाहिए, आपको बस ये पता होना चाहिए कि ये फंक्शन किस तरह करता है। मिसप्लेस्ड मॉडिफायर्स आपके जीमेट सेंटेंस करेक्शन में दे आर अ थिंग। आपके टू वे लुकिंग मॉडिफायर्स भी एक थिंग हैं। टू वे मॉडिफायर आपने कहीं देखा है? टू वे मॉडिफायर आपको डी में मिला था यहाँ पे। तो यहाँ पे कौन सा मॉडिफायर मिल गया? टेक्निकल जार्गन में अगर आप जाना चाहते हो, यहाँ पे आपको मिसप्लेस्ड मॉडिफायर मिल गया। मिसप्लेस्ड मॉडिफायर आपके पास पॉजिटिव भी होता है। मिसप्लेस्ड मॉडिफायर आपके पास प्रेपोजिशनल फ्रेज भी होता है जो कि मिसप्लेस्ड होता है। मिसप्लेस्ड होने की वजह से वो किसी और चीज़ को मॉडिफाई कर रहा होता है। ओके, प्रेपोजिशनल फ्रेजेस आपके पास एडजेक्टिव की तरह बिहेव कर सकते हैं, एडवर्ब की तरह बिहेव कर सकते हैं। अब अगर आपके पास कंप्लीट सेंटेंस, यहाँ पे सब्जेक्ट और यहाँ पे आपके पास वर्ब, अगर प्रेपोजिशनल फ्रेज सेंटेंस सब्जेक्ट से पहले लिखा हुआ तो वो फिर वर्ब को मॉडिफाई करता है। लेकिन वही वाला प्रेपोजिशनल फ्रेज अगर आपने सब्जेक्ट के बाद लिख दिया, अब वो वर्ब को मॉडिफाई नहीं कर रहा, वो सब्जेक्ट को मॉडिफाई कर रहा है। इसको हम लोग क्या कहते हैं कि ये मिसप्लेस्ड हो गया। इसकी पोजीशन प्लेसमेंट यहाँ पे होनी चाहिए थी, आपने इसकी प्लेसमेंट यहाँ पे करने की वजह से इसको मिसप्लेस कर दिया। मिसप्लेस्ड करने की वजह से वो मैसेज इलॉजिकल बताने लग जाता है कभी कभी। ये हम लोगों ने बहुत दफ़ा देखा है, हम लोग देखते रहेंगे कि आपके पास प्रेपोजिशनल फ्रेजेस अपनी पोजीशन चेंज करते हैं, दे एंड अप मॉडिफाइंग समथिंग एल्स। आपके पास प्रेपोजिशनल फ्रेज ही सिर्फ पोजीशंस को चेंज नहीं करते हैं,
आपके पास पॉजिटिव्स भी पोजीशन को चेंज करते हैं, दे एंड अप मॉडिफाइंग समथिंग एल्स। टेक्निकल जागर में जाना चाहो तो इसको कहते हैं मिसप्लेस्ड मॉडिफाई। मॉडिफायर में मिसप्लेस्ड मॉडिफायर इज़ अ थिंग, जिस तरह टू वे लुकिंग मॉडिफाई इज़ अ थिंग। तो यहाँ पे आपका टेबल को मॉडिफाई कर रहा है, और फिर प्रॉब्लम क्या हो रही है कि टेबल आपका नाउन, ये भी आपका नाउन। नाउन नाउन ग्रामर तो करेक्ट है, लेकिन जीमर सेंटेंस करेक्शन में आप ग्रामर नहीं देखते, फिर आप मीनिंग भी देखते हो। मीनिंग आपके पास क्या आया कि टेबल एक मैसेज की तरफ कम्युनिकेट कर रहा है, कॉकरोच उस मैसेज की तरफ कम्युनिकेट नहीं कर रहा। टेबल जिस कॉन्सेप्ट की तरफ कम्युनिकेट कर रहा है, कॉकरोच उस कॉन्सेप्ट की तरफ कम्युनिकेट नहीं कर रहा। पॉजिटिव्स आप यूज़ क्यों करते हो? क्योंकि आपने बहुत से कोई एंड अचीव करना होता है। जिस तरह यहाँ पे आप कह सकते थे कि आपके पास यहाँ पे जो आ रहा है वो वाला, ये वाली एक्सप्लेनेशन आप ज़्यादा बेहतर दे सकते हो कि अगर आप इसका एक एस्पेक्ट आप शो कर दो कुछ इस तरीके से। आपने पर्पस कुछ अचीव करना होता है, लेकिन पहली बात तो ये कि इट शुड मेक सेंस। यहाँ पे नाउन, यहाँ पे नाउन नो प्रॉब्लम, ग्रामर इज़ ओके। यहाँ पे एक मैसेज की तरफ कम्युनिकेट कर रहा है टेबल, ओके, और यहाँ पे फिर कॉकरोच। तो ये जिन मैसेजेस की तरफ कम्युनिकेट कर रहे हैं वो मैसेज बिल्कुल अलग हैं। तो इन नाउन को अगर आप इन्हें पॉजिटिव रख दो तो वो आपके पास इलॉजिकल मीनिंग बन रहा है। पॉजिटिव रख सकते हो, आप रख तो सकते हो, ग्रामर में कोई प्रॉब्लम नहीं। ग्रामर में बस आपने ये देखना है कि नाउन के नाउन, लेकिन आपके पास मीनिंग भी टेस्ट होता है जीमर सेंटेंस करेक्शन में। तो यहाँ पे पॉजिटिव आपका इनकरेक्ट हो गया। इसी तरीके से जब आपने बी वाली चॉइस में यहाँ पे आपने पॉजिटिव रखा कंजम्पशन के, तो वो एग्जैक्टली वही चीज़ हो गई जो कि आपके पास इस वाले सेंटेंस में हो रही है। ये एक बिल्कुल अलग चीज़ की तरफ कॉन्सेप्ट को पॉइंट कर रहा है, ये एक बिल्कुल अलग कॉन्सेप्ट की तरफ पॉइंट कर रहा है। अगर आप अल्कोहल के पॉजिटिव रखते तो बात बन सकती थी, लेकिन अल्कोहल कंजम्पशन एडजेक्टिव नाउन कॉमा नाउन, तो ये आपस में पॉजिटिव हैं, ये आपस में आप पॉजिटिव नहीं कह सकते इनको। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि जीमर सेंटेंस करेक्शन में ग्रामर होता है, मीनिंग होती है। तो यहाँ पे ग्रामर के टेस्ट में ही फेल हो गया। ये नेसेसरीली आपके पास नाउन की तरफ, नाउन के साथ इन्हें पॉजिटिव लिखा हुआ है। नाउन आपका ये कौन सा नाउन है? कंजम्पशन। ये वाला कंजम्पशन जो नाउन है इसको हम लोग कहते हैं एक्शन नाउन। अगर जार्गन में कुछ जाना चाहते हो तो ज़रूरत है, ज़रूरत नहीं है आपको, लेकिन आप ज़्यादा ही टेक्निकल होना चाहते हो, ज़्यादा इन डेप्थ जाना चाहते हो, तो यहाँ पे कंजम्पशन आपके पास कौन सा नाउन है? आपके पास एक्शन नाउन है। एक्शन नाउन हो गया। ये एक्शन नाउन क्या होते हैं? ये वर्ब से निकले होते हैं, कंज्यूम्ड, कंज्यूम से फिर आपके पास कंजम्पशन। आपके पास एक ही मैसेज को वर्ब भी कम्युनिकेट कर सकते हैं, एडजेक्टिव भी कम्युनिकेट कर सकते हैं, नाउन भी एक ही मैसेज को कम्युनिकेट कर सकते हैं, एक्शंस को वर्ब भी कम्युनिकेट कर सकते हैं, एडजेक्टिव्स भी कम्युनिकेट कर सकते हैं, एक्शंस को नाउन भी कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो एक्शन को कम्युनिकेट, आप इस वाले एक्शन को, कंजम्पशन के एक्शन को आप नाउन से कम्युनिकेट करवा रहे हो। यहाँ पे नाउन आ गया, उसके बाद आपने कॉमा लिखे एक और नाउन लिख दिया, तो ये नाउन इस नाउन के पॉजिटिव हो गया, लेकिन ये मिसप्लेस्ड पॉजिटिव है। ओके, अब जिन स्टूडेंट्स को थोड़ा और पता करना है पॉजिटिव का कॉन्सेप्ट, प्रोसीड करें। वो पॉजिटिव का कॉन्सेप्ट अगर आपको अच्छी तरीके से और रखना है और ये देखना है कि एडजेक्टिव्स या एडवर्ब्स ग्रामर को इफ़ेक्ट नहीं करते हैं। अगर इस वाले को अगर आप और तरीके से देखना चाहते हो तो आगे आप प्रोसीड कर लो, वरना अगर समझ आ गई तो फिर आप अगली वाली वीडियो की तरफ प्रोसीड करो। यहाँ पे हम लोग आगे